हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम सीबीएसई लेवल से लेकर के आईआईटी जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे बच्चे। और ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें नीट और आईआईटी जेई मेंस या एडवांस में बच्चों को फ्री के मार्क्स मिलते हैं। बस 2-3 घंटे की थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने इसमें 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। पहले वीडियो में सारी कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, कैसे डायमेंशनल फार्मूले कैसे रिकॉल करेंगे, कैसे फिजिकल क्वांटिटीज से हम निकालेंगे फार्मूले और उनको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने ये कर रखा है। सेकंड वीडियो में मैंने नीट से लेकर के जेई एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं। आप दोनों वीडियोस देखना, थोड़ा पेशेंस रखना। 3 आवर में आपके फ्री आईआईटी जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन तैयार करवा दूंगा बेटा मैं आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस फ्रॉम सीबीएसई लेवल टू आईआईटी जेई एडवांस लेवल बेटा। तो इसके लिए सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिस बच्चे को ये टेबल अगर आप याद हो गई समझ लो उसके लिए डायमेंशनल फार्मूले निकालने सबसे इजी है, क्योंकि नाम ही है इसका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी फंडामेंटल? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। जितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं दे आर बेस्ड ऑन दीज 7। आपको ये टेबल अगर आपको याद है, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों निकाल सकते हो आप। तो 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा? मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या सब्सटेंस। ठीक है। मास के लिए यहां पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो जो यूनिट होगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की उनको हम फंडामेंटल यूनिट कह देंगे। उसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, क्या उसका सिंबल क्या है बच्चों, और उसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मास है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है बेटा? किलोग्राम है। पूरा फुल फॉर्म में किलोग्राम ऐसे लिखोगे। सिंबल क्या है इसका? केजी से डिनोट करते हैं। और डायमेंशन इसकी क्या होगी? एम होगी, कैपिटल एम। ध्यान रखना। लेंथ है दूसरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर है बेटा। सिंबलाइज कैसे करते हैं? एम से, स्मॉल एम से। और डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल एल है इसकी। टाइम के लिए क्या होगा बेटा? सेकेंड है। कैसे सिंबलाइज करते हैं? एस से। डायमेंशन क्या होगी? कैपिटल टी है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में पता ही आपको है, कैसे सिंबलाइज कैसे करेंगे? ए से, कैपिटल ए से। और डायमेंशन क्या होगी? ए। जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं याद रखना बच्चों, उसको हम ये बिग स्क्वायर ब्रैकेट के, बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है कि नहीं? टेम्परेचर क्या है? केल्विन, कैपिटल के ऐसे डिनोट कर दिया के से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? कैंडिला, सीडी से डिनोट करेंगे। इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा? सीडी हो जाएगी। सब्सटेंस है, इसको किससे मेजर? सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से हम क्वांटिटी ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसमें आजकल किसमें मेजर करते हैं? मोल में मेजर करते हैं। जैसे 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट या 3 मोल हाइड्रोजन गैस। ठीक है कि नहीं? वाटर 3 मोल ले लिया। तो लिक्विड, गैस और सॉलिड किसमें आजकल मेजर करते हैं नाउअडेज? ये जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है जिसमें हम क्वांटिटी ऑफ मैटर को मेजर करते हैं, दैट इज मोल। और कैसे सिंबलाइज करते हैं? जब हम सिंबलाइज करते हैं तो ई, स्मॉल ई नहीं लिखते हैं, MOL लिखते हैं केवल। ठीक है। तो यहाँ पे जब डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे भी ई नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स है बेटा। इनको कैसे सिंबलाइज करते हैं? ऐसे करते हैं। और उनकी डायमेंशंस क्या है आपकी? ये MLTAKCD MOL। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या चीज होती है, ये चीज क्या है बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अब जैसे मेरी लाइट है ऊपर से तो ये पड़ रही है, इसके हम लाइट के पास में लेके जाएंगे तो ब्राइटनेस क्या होगी? बढ़ती जाएगी। दूर जाएंगे तो ब्राइटनेस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो एक तरीके से लाइट की ब्राइटनेस कम है या ज्यादा है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हम क्या कहेंगे? किससे मेजर करते हैं? कैंडिला से मेजर करते हैं बेटा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट कितनी थी? 7 थी। कौन कौन सी 7 थी? आपने देखा कि किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, ये 7 थी। और इसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। एक रेडियन है
और दूसरी स्टेरेडियन है। रेडियन में क्या होता है, दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर प्लेन एंगल। जैसे मेरी दो फिंगर के बीच में जो एंगल है ये प्लेन एंगल है, ठीक है। ये बोर्ड पे इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल है ये प्लेन एंगल कहा जाएगा, क्योंकि प्लेन में बन रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है रेडियन होती है, ठीक। दूसरी सॉलिड एंगल का मीनिंग क्या है, जैसे अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला को खोलते जाओगे तो क्या होगा, ये देखो ओपन होता जा रहा है। अभी क्या है बेटा, अभी देखोगे, अभी देखो क्या है, कम एंगल बन रहा है। धीरे धीरे इसको एक्सपेंड करते जाओगे, क्या होगा, बड़ा एंगल बनता जा रहा है। तो ये जो बड़ा एंगल बन रहा है ये क्या है बेटा, सॉलिड एंगल है। इसको हम मेजर किस में करते हैं बच्चों, स्टेरेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, उनकी जो यूनिट थी उनको क्या कहा था हमने, 7 फंडामेंटल यूनिट्स कहा था। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक रेडियन है बेटा और दूसरा क्या है, स्टेरेडियन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डायमेंशंस होती क्या है, क्या मीनिंग क्या है डायमेंशन का। जैसे हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, कई बार बच्चे से पूछो कि डायमेंशंस क्या चीज है, तो वो पूरा चैप्टर कर देगा, सब कुछ सही, उसको यही नहीं पता होता कि डायमेंशंस डिफाइन कैसे करते हैं। तो डायमेंशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि इफ वी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन द पावर्स, ध्यान रखना ये पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, देन द पावर्स, ठीक है, then the powers raised to the fundamental physical quantities are called the dimensions of that physical quantity। मे भी अभी आपको समझ नहीं आया होगा जो बोला। अब आप देखो, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इस वाली लाइन को फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा क्या है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यूनिट दोनों की सेम है, वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। बट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करोगे, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करोगे, सेकेंड में। मीटर का के लिए मैंने आपको बताई होगी, मीटर के लिए क्या होगा, जो डायमेंशन थी वो क्या थी, एल थी। अब देख लीजिए यहां पे देखो, ये मीटर था, मीटर के लिए डायमेंशन क्या है, एल, और जो सेकेंड एस है उसके लिए डायमेंशन क्या है, टी। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि ये टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है, इसके टेबल के बिहाफ पे ही आप डायमेंशंस निकाल पाओगे फिजिकल क्वांटिटी की बच्चों। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, मीटर का क्या होगा एल, सेकेंड का क्या होगा टी, टी ऊपर ले गए T-1। आप इसको LT-1 कह सकते थे, बट वी आर कंसर्न विद पावर्स, हमें पावर बतानी है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे डेलिबरेटली जानबूझ के +1 पावर यहां पे लिख देंगे, जिससे पता चले कि लेंथ की पावर क्या है, +1 है, और टाइम की पावर क्या है, -1। अब आपने क्या किया कि जो वेलोसिटी का एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वो तो 7 थी, अब ये और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, 7 के अलावा। तो वेलोसिटी को हमने किसमें रिप्रेजेंट कर लिया, धीरे धीरे लेंथ और टाइम। आप देखोगे लेंथ क्या है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और टी फॉर टाइम भी क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आपने इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया किसमें, लेंथ और टाइम में रिप्रेजेंट किया, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। अब ये जो लेंथ और टाइम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी जो ये पावर है, ये +1 और ये जो -1, ये जो पावर है, इसको ही हम डायमेंशंस कहेंगे। किसकी डायमेंशंस बच्चों, वेलोसिटी की डायमेंशंस कही जाएगी, ठीक है। तो हियर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर +1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो क्या है, +1 इन लेंथ है और -1 इन क्या है बेटा, टाइम है। तो अब आप डेफिनेशन पढ़ोगे, अब आपको समझ में आएगा क्या, कि इफ वी रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देखो ठीक है, आपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को, सॉरी वेलोसिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी कि लेंथ और टाइम में क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया। ये काम इतना पूरा हो गया, ये वाला ये पूरा कर लिया आपने, ठीक, ओके। अब करा, देन द पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द डायमेंशंस ऑफ दैट फिजिकल। अब जो इनकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर है
वो डायमेंशंस कही जाएंगी किसकी, वेलोसिटी की। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी की डायमेंशंस +1 इन लेंथ हो गई और -1 क्या हो गई, टाइम में हो गई। ठीक है, तो हियर डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आर +1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जो हमने वेलोसिटी को सॉल्व करते करते ये जो एक्सप्रेशन निकाला है ना LT-1, यही डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। ये जो LT-1 और ब्रैकेट के अंदर जो लिख देंगे हम LT-1 को, इसको, इस एक्सप्रेशन को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। किसका डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी का। तो क्या डेफिनेशन क्या है कि इफ वी एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो हमने वेलोसिटी को क्या किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर लिया। ओके, देन सो ऑब्टेन्ड एक्सप्रेशन, अब जो आप एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ है, मिला है हमें, इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी, वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी को पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, जो हमें एक्सप्रेशन मिला वो एक्सप्रेशन इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कहा जाएगा। यानी कि जो LT-1 है, दिस LT-1 इज कॉल्ड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। आई होप आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। इफ वी इक्वेट ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, देन सो ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन। मे भी समझ नहीं आया होगा, तो अब इसको ऐसे समझो, वेलोसिटी थी फिजिकल क्वांटिटी, इसको इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया किसके, इसका ये डायमेंशनल वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या था, LT-1 निकाला था बच्चों, इसके साथ इक्वल साइन अगर बीच में लगा दोगे तो ये जो इक्वेशन बन गई है, इसी को हम इक्वेशन को क्या कह देंगे, हम डायमेंशनल इक्वेशन कह देंगे बेटा। ठीक है, तो इफ वी इक्वेट ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, देन सो ऑब्टेन्ड इक्वेशन इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूले के साथ इक्वेट करने पे जो इक्वेशन आती है उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डायमेंशनल इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, अब आते हैं बच्चों डायमेंशनल फार्मूले ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज देखो बेटा, अब हम लोग, अभी तक डेफिनेशन चल रही थी, अब हम लोग एंटर कर चुके हैं डायमेंशंस के बहुत बड़े जंगल में, जहां बहुत सारी डायमेंशंस मिलेंगी, लेकिन 1 बाय 1 हम सब एक एक करके शूट करते जाएंगे, सबको समझते जाएंगे कि कौन वेलोसिटी की क्या डायमेंशन है, सरफेस टेंशन क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कैसे निकालेंगे, फटाफट 1 बाय 1 वर्क, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी आती जाएंगी। मेरे साथ थोड़ा स्टे करना इस वीडियो के साथ, जब तक कंप्लीट नहीं हो छोड़ के मत जाना, ये कंप्लीट कर लेना। गारंटी आपका CBSE और नीट लेवल का तो आपको मैं अभी ही इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, बट IIT एडवांस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इसके साथ में सीक्वेंस में, क्योंकि 3 आवर 4 आवर के वीडियो देखना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो 2 आवर का वीडियो अलग से मिलेगा। अभी हम लोग अब CBSE और नीट लेवल का काम स्टार्ट कर रहे हैं बेटे। ठीक है, बट IIT एडवांस वगैरह के लिए भी ये बेसिक है, बिना इसको समझे आप IIT एडवांस की प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग कि सबसे पहला एरिया क्या होता है। एरिया आपको पता है लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। ओके, लेंथ इंटू लेंथ किस में मेजर करोगे, मीटर में, ब्रेथ भी किस में मेजर करोगे बच्चों, मीटर में। मीटर के का डायमेंशनल, मीटर की डायमेंशन क्या बताई थी, L, और इस मीटर के लिए भी क्या होगा, L, तो ये क्या हो गया आपका L² हो गया बच्चों। ओके, वॉल्यूम की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू क्या होती है बेटा, हाइट। ठीक है, तो लेंथ किसमें, मीटर में, ब्रेथ मीटर में, हाइट भी मीटर में, और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप लेंथ ब्रेथ हाइट ये सब नहीं लिखोगे, सीधे मीटर क्यूब लिखोगे। और एक मीटर का क्या होता है, L होता है, तो क्या होगा, L³ हो जाएगा बच्चों। मीटर के लिए क्या बताया था, कैपिटल L, क्यूब लगाए तो L³ हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जनरली रो कहते हैं, ये सिंबल होता है, इसको पढ़ते हैं ऐसे रो। ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है बेटा,
तो मास को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है मास, ये एम एम अब की बार मीटर नहीं है, ये मास है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या करोगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा आपका, एल क्यूब हो जाएगा। इसको एल क्यूब, वॉल्यूम का भी देखो एल क्यूब हमने निकाल लिया था यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ml-3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। फोर्थ, अगर आपको याद है डेंसिटी हो गई, देन फोर्थ हम बात करेंगे वेलोसिटी की, या स्पीड भी सेम है, वेलोसिटी क्या है निकालने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकेंड अभी निकाली हुई थी आपने, कितनी थी, LT-1 थी, ओके। फिफ्थ क्या है बेटा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अगर आपको याद होगा तो एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दो चीजें याद रखना कि या तो आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला पता हो तो आप डिड्यूस कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो उसका डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। सिंपल फार्मूला पता हो तो उसे आप वो ये निकाल लेंगे, क्या चीज, जैसे कि डेंसिटी अभी निकाली थी, इसका फार्मूला पता था, मास अपॉन वॉल्यूम, हमने वैसे निकाल दिया। या उसकी एसआई यूनिट पता हो तब भी, जैसे अगर आपको डेंसिटी रो है, अगर आपको पता है कि केजी पर मीटर क्यूब होता है डेंसिटी, आप पढ़ते आए हो 7th 8th क्लास से, तो आप यहाँ पे भी डाल केजी का क्या होगा एम, और ये एल क्यूब तब भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है एम अपॉन वी करते। तो या तो फार्मूला पता हो या उसकी एसआई यूनिट पता है, तो दोनों से डायमेंशनल फार्मूला हम डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, डेराइव कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मास हो गया बेटा, मास हो गया आपका एल, सेकेंड स्क्वायर क्या हो गया आपका टी स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया टी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT-2। बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला है, बार बार यूज होगा। एक्सीलरेशन का जिसको हम स्मॉल ए भी कहते हैं, एक्सीलरेशन को LT-2। अब जैसे कि याद होगा कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो चाहे सिंपल एक्सीलरेशन हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कोई भी एक्सीलरेशन होता है उसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो दैट्स वाई स्मॉल जी का भी जब कभी जिक्र होगा, कभी मेंशन किया जाएगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन यू हैव टू टेक LT-2, इसके लिए भी आप LT-2 यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, ये फिफ्थ हो गया, देन वी विल स्टार्ट विद सिक्स्थ। सिक्स में फोर्स की बात करते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स F इक्वल टू कितना होता है वैसे, मास इनटू कितना होता है एक्सीलरेशन, मास का पता ही है m, एक्सीलरेशन अभी देखो ताजा ताजा निकाला हुआ था क्या, LT-2 था बेटा, ठीक है कि नहीं, तो ये क्या होगा LT-2 हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका MLT-2 हो गया बेटे, ठीक है। अब आती है बात कि चलो अच्छा प्रेशर निकालते हैं, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर P इक्वल टू कितना होता है, प्रेशर P फोर्स अपॉन एरिया। आपको याद होगा कि अगर ए एरिया पे F फोर्स लगता है, F न्यूटन फोर्स, समझे कि नहीं बेटा, किस एरिया पे, इस ए एरिया पे F न्यूटन फोर्स लगता है, जैसे कि ये पूरा एरिया A है और मैं इस पे F फोर्स अप्लाई करूं नॉर्मली परपेंडिकुलरली, तो इस पे मैं कितना प्रेशर अप्लाई करूंगा बच्चों, F अपॉन A, ठीक है। ये वाला F थ्रस्ट भी कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलरली जब फोर्स किसी सरफेस पे एक्ट करता है तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स का आपने देखो अभी ऊपर ताजा ताजा क्या निकाला, देखो बेटे MLT माइनस क्या हो गया 2 हो गया, और एरिया क्या होता है, सबसे पहली यूनिट थी लेंथ इंटू ब्रेथ, मीटर स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर से क्या आया था, एरिया L स्क्वायर आया था ना, देखो आप एरिया क्या था, L स्क्वायर था ना, तो एरिया क्या होगा L स्क्वायर, एक LL काट दिया, ML-1 हो गया कितना, ML-1 T-2 हो गया बच्चों। देन ये प्रेशर के बाद हम बात करेंगे अब लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है कि नहीं। लीनियर मोमेंटम, कभी कभी लीनियर मोमेंटम को कैपिटल P भी कह देते हैं, बट जनरली स्मॉल p कहा जाता है। जैसे कि अगर बेटे m मास की बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है वो p कैसे डिफाइन होता है, mb। 9th क्लास में डिफाइन कर चुके हो आप बेटे, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी के मास को उसकी वेलोसिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस बॉडी का क्या आ जाता है, लीनियर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या गया, मोमेंटम आ गया। मास का आपको पता है कि m होता है, और वेलोसिटी तो हम लोग पता नहीं कितनी बार निकाल चुके हैं, वेलोसिटी क्या है बेटा LT-1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, MLT-1 हो गया आपका, ठीक, गुड। 8th हो गया
अब आते हैं हम लोग नाइन्थ में। नाइन्थ में वर्क कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। वर्क क्या होता है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा ऐसा होता है कि जैसे कि ये, ठीक है, यहां पे ये ऐसे फोर्स बंदा लगा रहा है ये इस पे, ठीक है, कितना फोर्स लगाया F, और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पे आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया S। अगर फोर्स अप्लाई करने पे बॉडी सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है कितने अमाउंट से, S मीटर। फोर्स किस में मेजर करोगे, न्यूटन में, और S किस में मेजर करते हो अगर आप मीटर में। वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस के बराबर होगा बेटा, ठीक है। तो W जो है मैंने अभी क्या बताया, फोर्स, वर्क डन जो है किसके बराबर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इफ ए बॉडी इज पुश्ड बाय सम फोर्स F एंड इट गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय अमाउंट S, देन वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी सेड टू बी F इंटू एस कह देंगे हम, ठीक है कि नहीं। जब आप वर्क चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे आगे, या वेक्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आप लोग W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा भी पढ़ोगे, ठीक है। ये डिटेल में ऐसे, मतलब F और S का डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, फॉर द टाइम बीइंग जो है अभी आप केवल सिंपल ये ध्यान रखो डेफिनेशन की, फोर्स हमने F लगाया और सेम डायरेक्शन में क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना बेटा, S हो गया। तो वर्क डन बाई फोर्स क्या होगा, F इंटू एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। फोर्स का हमने क्या किया था, फोर्स का बेटा हमने निकाल लिया था MLT माइनस 2, ये हो गया आपका कितना, MLT माइनस 2 हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट S का कितना हो गया आपका, L हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका M, L और L कितना हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2 हो गया बेटा। तो ये हो गया आपका वर्क डन आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा, टेंथ में, टेंथ डायमेंशन है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को जनरली हम कैपिटल K कहते हैं, और क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होती है। किसी बॉडी का मास m है और ये v वेलोसिटी से अगर चल रही है, तो उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv स्क्वायर होगी, ठीक है। ये 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो अगर पूछा जाए कि डिफाइन कैसे करोगे काइनेटिक एनर्जी को, तो द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, वर्च्यू, वर्च्यू, ठीक है। द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब किसी बॉडी में उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है कि नहीं। और 9th क्लास में इसका फार्मूला है, डेराइव भी करके बताया गया है। 11th में हम लोग जब वर्क एनर्जी करेंगे तो फिर से इसको एक बार डेराइव करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी आप ये समझो कि अगर कोई बॉडी m मास की v वेलोसिटी से चल रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी के होगी वो दैट विल बी गिवन बाय हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी नंबर, रियल नंबर हो, कोई नंबर हो, ठीक है कि नहीं, प्योर नंबर हो, ठीक है कि नहीं, तो उसकी कोई भी SI यूनिट नहीं, जैसे हाफ, 5, 6, 7, ठीक है कि नहीं, बिना यूनिट के कोई नंबर है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसकी बेटा हाफ एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो फिर क्या होगी, मास की होगी, तो m हो गया। अच्छा, वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, LT माइनस 1 होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका m हो गया, और ये हो गया आपका L स्क्वायर T माइनस 2, एक साथ लिख दोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 2 हो गया। अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम लोग, चलो अच्छा बात करते हैं, ये तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, जैसे आपके घर पे, ठीक है कि नहीं, है ना, ये आपका घर है और सिंटेक्स की पानी की टंकी, ठीक है कि नहीं, यहां पे रखी हुई है सिंटेक्स की पानी की, इसमें m मास का वाटर है, ठीक है। आपके घर से हाइट कितनी है इसकी, h हाइट, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है बेटा h, पूरा जो टंकी भरी हुई है उसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास की हाइट h है। तो इस वाटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम U कहते हैं, और ये क्या होता है, mgh के बराबर होता है, समझे कि नहीं। मतलब m मास की बॉडी अगर h हाइट पे रख दी जाए तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों वो होती है mgh होती है। m क्या है आपका, मास है बॉडी का, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपको पता है अगर ये तो फर्स्ट फ्लोर पे रख दी, अगर हम ये थर्ड फ्लोर पे, ठीक है कि नहीं, थर्ड फ्लोर पे रखते इसको, सिंटेक्स वाली टंकी को, पानी वाली टंकी को,
तो क्या होता है, हाइट ज्यादा होने से और उसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो आगे चल के जब ये वर्क एनर्जी वाला एक चैप्टर आएगा बेटा, 6 चैप्टर, तो उसमें आप ये डिफाइन करोगे कि ये क्या है कि एक स्पेसिफिक पोजीशन के कारण है। ठीक है कि नहीं, ये इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि उसकी पोजीशन के कारण क्रिएट हो रही है। प्लस क्या है कि अब देखो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने ऐसे किया और छोड़ दिया, फिर वही आ गया, देखो ऐसे किया छोड़ दिया। अब इस बॉडी को हम डिफॉर्म करें, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करें, क्या चेंज करें, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है कि नहीं, बॉडी का शेप चेंज करें, तब भी इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, बट अभी भी हम किस पे कंसर्न हैं, केवल पोजीशन पे। अगर किसी हाइट पे, यानी पोजीशन, अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई बॉडी रखी है तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज गिवन बाय mgs। ठीक है, तो m क्या है आपका, कैपिटल M हो गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो चाहे नॉर्मल एक्सीलरेशन हो, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तो इसलिए उसकी अगर उसकी जो डायमेंशनल उसका जो फार्मूला आएगा बच्चों, वो क्या होगा, सेम होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे m हो गया, और ये g की वैल्यू है आपकी कितनी, mlt-2 है। हाइट क्या है, मीटर में ही मेजर करोगे हाइट को, 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, मीटर में मेजर करोगे तो नेचुरल है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, L होगा बच्चों। तो आप देखोगे कि तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, m l स्क्वायर t माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आते हैं हम लोग हैं 12th वाले पार्ट पे कि पोटेंशियल एनर्जी हो गई, टॉर्क की बात करते हैं कि टॉर्क क्या होता है। ठीक है, टॉर्क होता है r परपेंडिकुलर इनटू f। तो क्या मीनिंग क्या है इसका, टॉर्क जो है दैट इज द, एक तरीके से टॉर्क ऑफ ए फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये बॉडी है बेटा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये बॉडी है बेटे, ठीक है, और हमने इस पे, ये एक्सिस है, हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं बेटे, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या होगा, रोटेट हो रही है ऐसे, बात समझे कि नहीं, ये हमने ऐसे, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इधर से फोर्स लगाया बॉडी। तो मीनिंग इसका ये है मतलब कि कि जैसे कोई बॉडी है ये आपकी, है ना, और ये एक्सिस है, आप इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स F लगा रहे हो, और ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। ठीक है कि नहीं, रोटेट हो रही है, घूम रही है। तो इस फोर्स ने क्या किया, एक रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट किया, इस बॉडी पे क्या क्रिएट किया, रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट किया, जिसके कारण वो रोटेट हो रही है। तो इस फोर्स ने कितना रोटेशनल इफेक्ट किया, रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट किया, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी से उसको मेजर करते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है कि नहीं, किसी बॉडी पे ज्यादा टॉर्क लग रहा है इसका मतलब उस पर ज्यादा रोटेशनल इफेक्ट है, कम टॉर्क लग रहा है इसका मतलब धीरे धीरे रोटेट हो रही है, समझे कि नहीं। तो अब रोटेशनल इफेक्ट जो है किसी फोर्स का इस बात पे ही डिपेंड नहीं करता है कि फोर्स कितना है, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इससे इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बात समझे कि नहीं। तो इस फोर्स से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इस पे भी डिपेंड करता है। ये जब आप रोटेशनल चैप्टर बच्चों पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ोगे, बट आप इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूलों के डायमेंशनल फार्मूलों को रट नहीं सकते, तो आपको थोड़ा थोड़ा उनका मीनिंग, कंसेप्ट, डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए, तभी आप रिकॉल कर पाओगे आपको चीजों को। ठीक है, तो ये क्या है, आर परपेंडिकुलर, नेचुरल है कि बेटा, अच्छा टॉर्क को हम टाउ कहते हैं। ठीक है, क्या कैसे रीड करते हैं इसको, टाउ, ठीक है कि नहीं, वो हरियाणा वाले ताऊ नहीं, ठीक है, ये टाउ, 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 ठीक है, टाउ, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू कितना, आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर क्या है, मीटर में, मीटर, अगर मीटर होगा तो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और फोर्स का भी ताजा ताजा थोड़ी देर पहले हम निकाल चुके हैं, mlt-2 था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ml स्क्वायर t-2 हो गया। ठीक है, लेकिन एक बात पता है क्या, आपने क्या नोटिस किया पता है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी,
टॉर्क, इन सबका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन चारों फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2 आ जाता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि आपने देखा कि जैसे मैंने ये जो वर्क किया है ना, जैसे इसको पेन को मैं उठा के नीचे से ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं वक्डन कर रहा हूं, ये वक्डन ही पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, ये जो वक्डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है कि नहीं? यानी कि वर्क और जो हमने वक्डन किया वो पोटेंशियल में कर, यानी वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम है ना? और अगर हमने इसको ऐसे छोड़ दिया ऊपर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें, काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी एक तरीके से देखा जाए कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है कि नहीं? प्लस टॉर्क भी सेम है। अब ये थोड़ी देखा जाए तो ये थोड़ी डिफरेंट है, बट डायमेंशनल फार्मूले क्या है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि बेटा ये स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि टॉर्क क्या है। एक टॉर्क जो होता है बेटा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये तीनों क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। आप वेक्टर वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, घबराओ नहीं आप, ठीक है? बट ये समझ लो कि ये तीन स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है कि नहीं? ये तीन क्या है, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर है, और ये टाउ वाला क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। बट इनके डायमेंशनल फार्मूले क्या है, सेम। तो एक तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस में ये ड्रॉबैक है, समझे कि नहीं, इसमें कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होने के बाद भी उनके डायमेंशनल फार्मूले उनके क्या रहते हैं, सेम। अब ये वर्क लिखा हो, टॉर्क आपने कह दिया कि ये डायमेंशनल फार्मूला है, बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, आप गेस ही नहीं कर पाओगे, बस ये कह सकते हैं या तो वर्क होगी या फिर टॉर्क होगी। बिल्कुल प्रिसाइज वे में नहीं कह पाओगे कि नहीं यही वाली टॉर्क ही होगा। तो ये ड्रॉबैक है डायमेंशंस का कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशनल फार्मूले आते हैं बच्चे वो सेम आते हैं, ठीक है? बट फिर भी ये बहुत यूजफुल है, जब आप यूज करोगे इसको, यूसेस निकालोगे तो आपको लगेगा कि ये कितनी यूजफुल जो है कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, तो ये टॉर्क भी हो गया बेटा आपका। अब आते हैं हम लोग हैं 13 वाले पार्ट में कि पावर क्या होता है, ठीक है कि नहीं? तो पावर जो है बेटा किसके बराबर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। आपको पता है कि कोई बंदा टी सेकेंड में W जूल वर्क करता है, कितने टी सेकेंड में W जूल वर्क करता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक सेकेंड में कितना वर्क करेगा, W अपान कितना होगा, टी। ये क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होगा। तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, इसको हम पावर कहते हैं, और ये क्या होता है, W/T, ठीक है? 10th क्लास में, ये तो 9th क्लास के हिसाब से आपने कर दी, 10th क्लास में ऐसे भी कह सकते हो कि द एनर्जी कंज्यूम्ड आर लिबरेटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। एनर्जी भी क्या होगा, वर्क ही तो होगा एक तरीके से, ठीक है कि नहीं, इन अदर वर्ड्स। तो जो आपको समझ में आ जाए डेफिनेशन, आप ये ध्यान रखना कि 9th क्लास की बहुत सारी कंसेप्ट 11th में रिपीट होती हैं, और 10th क्लास की जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं दैट विल बी रिपीटेड इन 12th, जब आप 12th में जाओगे तो, ठीक है? तो पावर इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन अपान क्या होता है, टाइम होता है बेटा। वर्क का आपको पता है कि ml² क्या हो गया, T-2 हो गई डायमेंशन, और टाइम की तो आपको पता ही है T है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ml² T-3 हो जाएगा बेटा, ठीक है? अब आते हैं 14th में कि चलो अच्छा, टाइम पीरियड कैसे बेटे निकालेंगे हम। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, ठीक है कि नहीं? टाइम पीरियड का मतलब हो गया एक तरीके से, टाइम पीरियड को जनरली हम सेकेंड में मेजर करते हैं, और क्या होगा, टी। जैसे टाइम टेकन टू कंप्लीट, ये कोई बॉडी है, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे, 1 सेकेंड के अंदर, जैसे यहां से जाकर के यहां दोबारा आने में जितना टोटल टाइम लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड कह देंगे, ठीक है कि नहीं? तो यह कह सकते हो कि टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है? या फिर जैसे सिंपल पेंडुलम का अगर केस हो गया, आप यहां पे ऐसे देख लीजिए आप, अब तुमसे कहा जाए ये टाइम पीरियड, इसका क्या मतलब है टाइम पीरियड का? देखो बेटा, जैसे कि यहां पे अगर बॉडी मीन पोजीशन से
यहां पे बॉडी गई, फिर यहां गई, फिर वापस लौट के अगर आ जाती है, ठीक है कि नहीं, एक बार गई, इधर गई, फिर वापस आई, तो कहा जाएगा कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया। रिवॉल्यूशन और ऑसिलेशन में डिफरेंस है। रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि बॉडी अपनी पोजीशन को क्या करती है, रिपीट करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, बट ऑसिलेशन में क्या होता है कि अपने एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो सिमेट्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिकली एंड पीरियडिकली अगर मूव होती है तो हम कहते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम है उसको भी टाइम पीरियड कहते हैं। दोनों केसेस में आप टाइम जो है सेकेंड में मेजर करोगे, दैट्स व्हाई इसका टाइम पीरियड क्या होगा, आपका टी हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटे। फ्रीक्वेंसी जो होती है 1/t, टाइम पीरियड जो भी होता है, टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड को t से मेजर करते हो तो क्या हो जाएगा आपका t-1 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अब कैसे हो गया, देखो t सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी कहते किसे हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस या और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि एक सेकेंड के अंदर, एक सेकेंड में अगर ये 10 चक्कर मार ले, एक सेकेंड में ये ऐसे ऐसे करके 10 चक्कर मार ले, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 साइकिल पर सेकेंड, सीपीएस कह देंगे, 10 सीपीएस, 10 साइकिल पर सेकेंड, या 10 हर्ट्स भी कह सकते हो, हर्ट्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो फिजिसिस्ट थे, उनके बिहाफ पे जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है उसको हर्ट्स कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था हर्ट्स का। तो टी सेकेंड फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करोगे, देखो टी सेकेंड में एक चक्कर लगता है, 1 रिवोल्यूशन लगता है, या 1 साइकिल होता है की बात है। ठीक है कि नहीं, 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, 1 रिवोल्यूशन। ठीक है, टी सेकेंड में एक चक्कर, तो देयरफॉर एक सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में क्या होगा 1/t। एक सेकेंड में जितने रिवोल्यूशंस होंगे उनको ही तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टी सेकेंड में 1 रिवोल्यूशन, तो एक सेकेंड में क्या 1/t, इस 1/t यही क्या है, यही तो फ्रीक्वेंसी है। और 1/t आपको पता है डायमेंशन निकालना सिखाई दिया मैंने, टी को कैपिटल टी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि वो डायमेंशन की बात हो रही है, टी ऊपर ले जाएंगे क्या बन जाएगा, t- बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं। ठीक है, नाम ही जैसे क्लियर है लेंथ, तो समझ जाना कि मीटर में ही मेजर करेंगे। तो क्या होता है कि 9th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि जैसे कोई ट्रांसवर्स वेव चलती है तो ये क्या होता है, क्रेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये क्रेस्ट होते हैं, क्रेस्ट। और ये क्या है, ट्रफ। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं, 2 कंजिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ, लैम्डा कहते हैं, लैम्डा। ठीक है कि नहीं। तो 2 ट्रफ के बीच भी क्या कह सकते हो, वेवलेंथ को क्या कह दोगे, लैम्डा कह दोगे आप। ठीक है, जो कि डिस्टेंस की बात हो रही है, ऑफ कोर्स मीटर है, तो लैम्डा की जो डायमेंशन होगी वो किस में, मीटर में मेजर करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, एल हो जाएगा बेटा। ठीक, ओके। अब आती है बात, अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम लोग, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकाला जाएगा बेटा, कैपिटल जी कहते हैं। ठीक है, कुछ फार्मूले वगैरह पता होते हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा। तो जैसे 2 मासेज हैं आपके यहाँ पे, एक मास है बेटा क्या है, m1 है, दूसरा मास क्या है बेटा m2 है, डिस्टेंस क्या है r। और आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का जो नेचर होता है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है। तो ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो न्यूटन ने बताया था कि इनके बीच जो फोर्स होता है बेटा वो Gm1 m2 अपान कितना होता है, r²। बस 9th क्लास में स्मॉल r की जगह क्या पढ़ा होगा, अपने d पढ़ा होगा। यहाँ पे 11th में आप लोग स्मॉल r पढ़ लोगे, एक ही बात है। ठीक है, तो कैपिटल जी पता है क्या होता है यहाँ पे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे न्यूटन ने क्या बताया था कि जो फोर्स होता है इन दोनों के बीच में, वो जो पॉइंट मासेस है इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
और जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। क्या फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन का जो लॉ था वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या था कि इट स्टेट्स दैट force of gravitation between 2 point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट लगा देते हैं। जी m1 m2 अपान क्या हो जाएगा आपका? आर स्क्वायर हो जाएगा। वेयर कैपिटल जी क्या कह देंगे हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देंगे बच्चों। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और पता है इसकी वैल्यू वैसे क्या होती है? 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और बच्चों जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट ये हो गया, ये सब की वैल्यू जो है ना, गैस कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू रटी होनी चाहिए बच्चों। आप लोग अगर आप फिजिक्स को खूब सीरियसली एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको रटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपको कोई देगा तब आप कैलकुलेट कर पाओगे कोई न्यूमेरिकल वगैरह। तो कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बच्चों। तो हम इस वाले फार्मूले पे फोकस करेंगे अपने आप को, क्योंकि हमें कैपिटल जी निकालना है, कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी है। तो नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? जी m1 m2 इक्वल टू क्या होगा? फोर्स F इंटू कितना हो गया? आर स्क्वायर हो गया। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो गई आपकी? एफ आर स्क्वायर अपान कितना हो गया बेटा? m1 m2 हो गया, ठीक है कि नहीं? एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2। आपको पता है कि F की वैल्यू क्या होती है? mlt-2 होती है बच्चों। फोर्स की निकाल चुका हूं। आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में मेजर करोगे? मीटर में मेजर करोगे। मीटर के लिए क्या डायमेंशन होगी? एल होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और नीचे m1 कितना हो गया आपका? m हो गया। m2 कितना हो गया? m हो गया। m से m उड़ा दिया, m ऊपर ले गए, m को ऊपर ले गए -1, एल स्क्वायर, एल की मल्टीप्लाई क्या होगी? एल क्यूब, और ये क्या होगा? t-2 हो गया आपका, ठीक है। ये कैपिटल जी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, ये है आपका कौन सा नंबर था आपका? दैट वाज 17। अब हम लोग 18 की बात करते हैं, ठीक है। 18th में क्या करेंगे हम लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं, जिसको हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है बेटा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की जान है, ठीक है। तो स्मॉल एच है, ठीक है। अब क्या होता क्या है बेटा कि अर्लियर टाइम में सबसे पहले क्या था? पार्टिकल नेचर का पता बाद में चला, पहले वेव नेचर, इसको वेव, लाइट को वेव मानते थे, ठीक है। उसके बिहाफ पे हाइजेंस ने ये अपनी वेव थ्योरी भी दी, बहुत फेमस है, आज भी एक्सेप्टेड है वो। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि ये क्या होता है, इसके अंदर जो लाइट निकलती है वो वेव के नेचर में निकलती है। मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो फिगर बनाऊंगा आपके लिए वो वैसा नहीं होता है, उससे अलग होता है, क्योंकि सेम टाइम पे बच्चों पार्टिकल नेचर या वेव नेचर एक साथ दोनों को स्टडी नहीं कर सकते। जब आप वेव की बात करेंगे तो आपको डिफरेंट तरीके से आपको अप्रोच लेनी पड़ती है, और जब पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो अलग। बट स्टिल आपके दिमाग में वो चीज बनी रहे तो इसलिए हम ऐसे ये बना देते हैं, बट ये ऐसे होता नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो ये वेव चलती है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि लाइट वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में चलते हैं। इन पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन कहते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द रियल पिक्चर, आप ध्यान रखिएगा, ये मत कहना तिवारी सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है कि नहीं। ये फोटॉन कहते हैं इनको है। और ये देखा गया कि ये जो फोटॉन है कि इनकी एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है। आपको पता हो गया कि मैक्स प्लैंक ने अपनी जो क्वांटम थ्योरी दी थी उसके हिसाब से क्या था कि जो नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर भी है। एंड लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स कह सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही उसी फ्रीक्वेंसी पे वो लाइट को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो यहां से क्या होगा कि जो लाइट निकलती है वो न्यू फ्रीक्वेंसी पे निकल रही है, समझे कि नहीं। तो एनर्जी जो फोटॉन की है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि फ्रीक्वेंसी क्या है रेडिएशन की, समझे कि नहीं। वो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी,
ग्रीन की है तो थोड़ी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, वायलेट की है, ब्लू की है और ज्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी रेडिएशन की, है ना, उतनी फोटॉन्स के अंदर जो एनर्जी होगी, जो पैकेट्स होगी एनर्जी, उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है। यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन में फोटॉन्स की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा होती है। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, न्यू। प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करते हैं तो एक हम कांस्टेंट लगा देते हैं, वेयर एच इज कॉल्ड, क्या होता है, एच को कहते हैं हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं बच्चों हम, ठीक है कि नहीं। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका ये, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होती है। कहां से आ गई, आगे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। या यहीं से निकाल सकते हो, ये जूल हो गया, ये सेकेंड इनवर्स हो गया, इधर जाएगा जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटे एच की हमें क्या निकालनी है, एच का क्या निकालना है, हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, एच इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन क्या हो गया, न्यू। आपको बताया था ई फॉर क्या है, इस फोटान की क्या थी, एनर्जी, समझे कि नहीं। ये जो फोटान्स आ रहे हैं, इन फोटान्स की क्या है, एनर्जी है। तो ई फॉर क्या है, एच इक्वल टू क्या है, ई अपॉन न्यू। और ई है आपको कोई भी एनर्जी हो, चाहे ये मसल एनर्जी हो, चाहे लाइट मेरे ऊपर जो पड़ रही है लाइट एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है, कैसी भी एनर्जी हो, समझे कि नहीं, वो एनर्जी जूल में मेजर होगी। यानी कि जूल में अगर मेजर होगी तो वर्क और एनर्जी की एसआई यूनिट अगर सेम है, जूल है, तो उस एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वर्क का होगा। तो कैसी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला वर्क का, वर्क पता ही आपको है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आया था। तो कितना एनर्जी की वही होगी जो वर्क की होगी, यानी कि ml² t माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बेटा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है आपका क्या होगा, 1/t हो गया। आपको याद है मैंने अभी बताया था 1 टाइम पीरियड, है ना, टी है ऊपर ले गए क्या हो गया, t-1 हो गया बेटा। तो यहाँ पे न्यू कितना होगा आपका, t-1 है, ये ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका ml², -1 ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, -2 में +1 करोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर क्या होगा, -1 हो जाएगा, ml² t-1 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि h की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपने डेरिवेशन निकाल लिया, ml² t-1 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों अब हम लोग यहां पे भी स्टॉप करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमने कितने कर लिए, 18th कर लिए हैं, ठीक है। बाकी बचे हुए करीबन 35 के अराउंड में 11th में बच्चों को करा देता हूं, उसके बिहाफ पे मोस्टली 95% क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी है, और भी कुछ ऐसे हैं जो या कभी 12th की जो डायमेंशंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गई, कई परमिटिविटी है, ठीक है। तो इनके जब आप 12th पढ़ते हो तो आप क्या करते हो कि उनके फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ठीक से आपको पता होता है, डेफिनेशन पता होती है, तो डिराइव कर लेते हो। बट मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूंगा कि इनके डायमेंशनल फार्मूले, जो 12th में फिजिकल क्वांटिटी है, उनके भी डायमेंशनल फार्मूले आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता रहूंगा जैसे अभी किया था, और उनके डायमेंशनल फार्मूले आपको निकाल के मैं दिखाता रहूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आपको 12th क्लास का वेट नहीं करना पड़ेगा कि आपका 12th होगा तब जाके आप IIT JEE एडवांस, अभी नेक्स्ट वीडियो में ही आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, 12th के डायमेंशनल फार्मूले, ठीक है। तो हम लोग अब बात करते हैं बच्चे कि इतनी सारी डायमेंशनल ये फार्मूले, हमने 18 डायमेंशनल फार्मूले पढ़ लिए, इनको हम यूज कैसे करेंगे, यूसेस क्या है। तो यूसेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, यूसेस ऑफ डायमेंशंस के यूसेस क्या है, या डायमेंशनल एनालिसिस के यूसेस क्या है। यूसेस ऑफ डायमेंशंस, सबसे इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, या कह सकते हो यूसेस ऑफ डायमेंशंस क्या है, कि पहली चीज है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला, ठीक है कि नहीं, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल फार्मूला, ठीक है, ऑफ ए गिवन फार्मूला, जो आप फिजिक्स में यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो एक एग्जांपल से मैं दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, बिफोर आई स्टार्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। फॉर एग्जांपल, check the correctness of the formula
v इक्वल टू u प्लस at, वेयर पता है आपको, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। कई बार ये इनिशियल वेलोसिटी u v a t अलग अलग डिफाइन करने के सिंपल कह देते हैं क्या कि वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। यूजुअल मीनिंग्स क्या है, यूजुअल मीनिंग पता है आपको कि v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a क्या होता है एक्सेलरेशन, t क्या होता है टाइम होता है बच्चों, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊं, आपको एक चीज याद रखना कि डायमेंशंस की जो अलजेब्रा है दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जो अलजेब्रा आप पढ़ते आए हो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे देखना जरा, 10 मीटर लेंथ है, उसमें 10 मीटर ऐड करोगे कितना होगा, 20 मीटर होगा, पता है सबको। अब दोनों तरफ की डायमेंशन लिखो, तो 10 तो एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, मीटर का क्या होगा L, ओके। 10 क्या है, एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, मीटर की क्या है L। 20 एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, मीटर क्या होगा L होगा। आप देख रहे हो L प्लस L क्या है L। वैसे अभी तक तुम क्या पढ़ते आए हो कि x प्लस एक्स इक्वल टू 2x होता है, लेकिन जब हम डायमेंशन में जब अलजेब्रा स्टडी करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि L प्लस L 2L नहीं होगा, L प्लस L L रहेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। इवन अगर हम ये कहें कि 10 मीटर में से अच्छा 10 मीटर माइनस किया तो क्या होगा, 0 किलोग्राम थोड़ी ना रहेगा बेशक 0 होगा लेकिन होगा तो मीटर में ना, 0 मीटर। तो 10 कोई डायमेंशन नहीं, मीटर की L हो गई, 10 कोई डायमेंशन नहीं, मीटर की L हो गई, 0 एक नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, मीटर की L। तो ऐसा नहीं कि L माइनस L कट के 0 नहीं हो जाएगा, यहां भी L माइनस L को L ही कहेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे अभी तक आप क्या पढ़ते थे अलजेब्रा में कि x में से x गया कट के क्या हो गया 0 हो गया, अब क्या होगा कि L माइनस L का भी होगा तो वो 0 नहीं होगा, L माइनस L को L पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसके बिहाफ पे आप पहला वाला ये फार्मूला हम लोग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड है बेटा कितनी, सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दो कि हम करने क्या जा रहे हैं, v इक्वल टू कितना है u प्लस at है बच्चों, ठीक है। तो LHS इक्वल टू कितना हो गया v हो गया, ठीक है बेटे। LHS इक्वल टू क्या हो गया v, v क्या है आपका LT माइनस 1, ठीक है। v हो गया आपका कितना LT माइनस 1, पता ही आपको वेलोसिटी है। RHS क्या होगी आपकी राइट हैंड साइड क्या है u प्लस at है बच्चों, u कितना है आपका LT माइनस 1। चाहे बेटा इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, मेजर तो मीटर पर सेकंड में ही करोगे, अगर ऐसा उसकी यूनिट अगर सेम है तो डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होगा सेम होगा। तो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। एक्सीलरेशन का आपको सबको पता है कि LT माइनस क्या होता है 2 होता है एक्सीलरेशन का, T का क्या होता है टाइम हो गया, दैट इज ये हो जाएगा आपका RHS इक्वल टू कितना हो जाएगा, RHS इक्वल टू LT माइनस 1 हो गया, और इधर हो गया आपका LT माइनस 1 हो गया बेटा, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस, ये ऐसे नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम सिंपली LT माइनस 1। बताया था ना कि L प्लस L क्या होगा L होगा, 2L नहीं होगा, तो क्या होगा LT माइनस 1। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि राइट हैंड साइड की भी डायमेंशन सेम है और लेफ्ट हैंड साइड जो थी V इसकी भी डायमेंशन सेम है, यानी इधर की भी डायमेंशन सेम और इधर राइट साइड की डायमेंशन सेम है। इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है बट गारंटी नहीं है कि अभी भी सही हो, ठीक है। तो लेकिन अगर डायमेंशन सेम नहीं होती तो 100% गारंटी है कि जिसकी डायमेंशन ही नहीं सही होगी वो फार्मूला क्या करेक्ट होगा, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। बट डायमेंशन सेम है तो हम केवल ये कह सकते हैं कि भैया डायमेंशन हमने चेक की तो पता चला डायमेंशन के हिसाब से तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन भैया देख लो जरूरी नहीं है कि फार्मूला वो सही हो, ठीक है कि नहीं। लेकिन जिसकी डायमेंशन दोनों साइड की सेम नहीं होगा तो कहेंगे यार जिसकी डायमेंशन ही नहीं सेम है वो क्या फार्मूला सही होगा फिजिक्स का, ठीक है कि नहीं, उसको क्या करेंगे रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक। आओ तो जैसे अब क्या है कि अब तो क्या लिखोगे कि सिंस डायमेंशन लिखने का क्या तरीका है कि लिखोगे सिंस डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स आर सेम, बोथ द साइड्स आर सेम therefore given formula is dimensionally correct, ठीक है। तो हमें मजबूरी में कहना पड़ा, हमने ये नहीं कहा कि therefore given formula is correct, नहीं कहा, डायमेंशनली करेक्ट है,
मतलब डायमेंशन के हिसाब से सही है, देख लो, गलत भी हो सकता है। कैसे देखना जरा, इसका एक एग्जांपल देता है। अब जैसे v इक्वल टू 2u प्लस 80, ये पूरी दुनिया का बच्चा जानता है कि एक रॉन्ग है फार्मूला, लेकिन डायमेंशन इसको सही बताएगी। कैसे? ये रॉन्ग है लेकिन डायमेंशन इसकी भी करेक्ट हो सकती है। तो डायमेंशन दोनों साइड की करेक्ट होना इज नॉट द गारंटी ऑफ द फार्मूला बीइंग करेक्ट। तो जैसे एलएचएस देखिए आप, एलएचएस क्या है, v कितना हो गया बेटा, LT माइनस 1 हो गया, और आरएचएस क्या है आपका 2u प्लस 80 है। आपको पता है 2 की तो कोई डायमेंशन होती नहीं, u क्या हो गया LT माइनस 1। देखो 2 नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, u इनिशियल वेलोसिटी LT माइनस 1, a क्या है LT माइनस 2, t क्या है t हो गया, तो ये क्या हो गया आपका LT माइनस 1, और LT माइनस 2 t कितना हो जाएगा LT माइनस 1, LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 क्या होगा LT माइनस 1। ये आपने क्या देखा, ये तो LHS की डायमेंशन RHS की सही है, बट डायमेंशनली करेक्ट है। हमको ये पता है कि फार्मूला करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है कि नहीं। आपने क्या देखा बेटा कि आपने पहला यूज देख लिया इसका, ठीक है कि नहीं। पहले यूज क्या था, तो पहले हमने क्या किया, हम जो यूसेस ऑफ डायमेंशंस कर रहे थे उसमें हमने टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फार्मूला, कि वो फार्मूला करेक्ट है कि नहीं है, ये हमने केवल चेक किया है। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं, आप वीडियो 2 मिनट के लिए रोक करके पहले खुद करोगे, ठीक है कि नहीं। तो हम क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फार्मूला H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। वैसे तो आपको पता ही है, लेकिन जरा चेक करके देखो बेटा ये सही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मैं अभी, ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, खुद करो, फिर देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर हम मेरे सॉल्यूशन के साथ टैली करके देख लो, ठीक, ओके। तो यहां पे वैसे क्या लिखोगे, H इक्वल टू कितना है UT प्लस हाफ GT स्क्वायर है बेटे। तो LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, H क्या है यहाँ पे पता है हाइट है, U क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, T क्या है टाइम है, और स्मॉल g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटे। तो H क्या है हाइट, ठीक है। तो ये फार्मूला वो है ना, आप लोगों ने 9th क्लास में देखो पढ़ा होगा कि जैसे कि ये बॉल ड्रॉप कर दी है ना, मान लो इनिशियल, अगर कोई चीज ड्रॉप करोगे तो वैसे तो यू क्या होता है 0 होता है, बट हो सकता है कि आपने ऐसे पकड़ के नीचे थ्रो भी किया हो सकता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और ये टी टाइम के बाद अगर इसने एच हाइट नीचे कवर कर ली तो फार्मूला होता है उसका H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर होता है बेटा। एच क्या है हाइट है, हाइट को किस में मेजर करते हो, मीटर में, हाइट को मीटर में मेजर करते हैं, और मीटर के लिए क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला L होता है, ठीक है। तो RHS क्या होगा आपका, राइट हैंड साइड क्या होगी UT प्लस क्या हो जाएगी हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा बेटा। दैट इज U कितना होगा आपका LT माइनस 1, और T क्या हो गया T हो गया, हाफ एक नंबर है कोई डायमेंशन नहीं है, G क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है LT माइनस 2, और T स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका T स्क्वायर हो गया बेटा। तो आप देखोगे T माइनस 1 T कैंसिल हो गया, कितना हो गया बेटा T माइनस 1 और T कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा। अब आप कहोगे कैंसिल कैसे हो गया, अरे यार T माइनस 1 इंटू T है ना, तो इस T माइनस 1 यहाँ पावर 1 है, तो T की पावर कुछ भी नहीं लिखा यानी कि 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 कर दो तो क्या होगा T की पावर 0, किसी पावर 0 क्या होती है 1, या तो ऐसे सोच लो। दूसरा तरीका है कि T माइनस 1 इंटू T है, तो आप क्या करो T माइनस 1 को नीचे ले जाओ, क्या होगा 1/T हो गया इंटू T हो गया, T कैंसिल तभी 1, कैसे भी कर लो। तो T माइनस 1 T कैंसिल होके L हो गया, T माइनस 2 और T स्क्वायर कैंसिल होके क्या हो जाएगा, ये भी ऐसे ही कट जाएगा, क्या बचेगा L बचेगा, L प्लस L ने बताया था 2L नहीं होगा, क्या होगा L होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सिंस डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स आर सेम देयरफॉर गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम लोग जो है इसके ऊपर ही एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, जैसे कि चेक V क्या है √2gm अपान R है, M क्या है यहाँ पे एक प्लेनेट है बेटा जिसकी रेडियस R है, मास कितना इसका M है, और यहाँ पे जो कोई चीज फेंकी जाती है ना उसकी एस्केप वेलोसिटी V इस बात पे डिपेंड करती है कि प्लेनेट का मास क्या है, प्लेनेट की रेडियस क्या है, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करती है, क्या V क्या है वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी। तो अगर हम कहते हैं कि एक ऐसी वेलोसिटी से
अगर हम फेंक दें, थ्रो कर दें बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड्स और वो दोबारा लौट के ही नहीं आए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पे? v जो है आपका क्या है? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, अब चाहे एस्केप हो चाहे नॉर्मल वेलोसिटी, कोई वेलोसिटी मेजर तो मीटर पर सेकंड में ही करोगे, तो डायमेंशनल फार्मूला वही रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे तो ये वीडियो मेरा रोक दो, 2 मिनट के लिए खुद करने की कोशिश करो। ठीक है, तो LHS क्या है आपका? V इक्वल टू, सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे लिख दो, 2gm अपन r था, इसका LHS क्या है आपका? V है बेटे। V का मतलब LT माइनस 1 हो गया। ओके, RHS क्या है? इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपन r। 2 देखो एक नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। कैपिटल G क्या है आपका? m माइनस 1 L क्यूब T माइनस 2 हो जाएगा। कैपिटल M क्या होगा? m हो गया, कैपिटल M हो गया। और ये R आपका क्या हो गया? R रेडियस, रेडियस मीटर में मेजर करोगे ना, तो मीटर में होगा तो क्या हो जाएगा? L हो जाएगा बेटा। अच्छा, ये M और M माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, बच्चा क्या? L क्यूब। अच्छा, और इस L क्यूब को देखो, M माइनस 1 और M कैंसिल, L क्यूब को L से डिवाइड करो, क्या होगा? L स्क्वायर होगा। और ये बच्चा क्या आपका? T माइनस 2। तो आप क्या करोगे? L स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो क्या होगा? पावर हाफ। T माइनस 2 का अंडर रूट लोगे यानी कि पावर क्या हो गया? हाफ हो गया। तो T माइनस 1, तो क्या देखा आपने कि लेफ्ट हैंड साइड भी LT माइनस 1 है और राइट साइड भी LT माइनस 1 है। इसका मतलब कि गिवन फार्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है कि नहीं? तो आपने पहली एप्लीकेशन कर ली, अब हम करने वाले हैं बच्चों दूसरी एप्लीकेशन। कैसे करेंगे? तो सेकेंड जो है, हम टू डेराइव दूसरी जो डायमेंशंस का जो दूसरा सेकेंड यूज है, वो ये एप्लीकेशन कह सकते हो कि टू डेराइव द रिलेशनशिप, टू डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन physical quantities, to derive the relationship between the given physical quantities। ठीक है, to derive the relationship between the given physical quantities क्या है कि फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है, इसके बिहाफ पे बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, यहां पे एक सिंपल पेंडुलम है बेटे, ये सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, लेंथ l है, और ये टिक टॉक ऐसे से कर रहा है, यहां गया, यहां आया, फिर आया। तो ऐसा करने में इसको जो टाइम लगता है, ठीक है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि बॉब जो है, इसको बॉब कहते हैं, ये जो दिस इज कॉल्ड बॉब, BOB बॉब। ठीक है कि नहीं? बॉब कहते हैं मेटेलिक स्फेयर जो होगा, जो थ्रेड से कनेक्ट कर दोगे सिंपल पेंडुलम में, तो इसको मेटेलिक स्फेयर जो होगा उसको बॉब कहा जाता है। ये स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ l है, और जहां पे एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बेटा? स्मॉल g है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से लोग कहेंगे, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या होगा कि द टाइम पीरियड, ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन ऐसे होगा कि द टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम may depend upon the mass of the bob, small m, length of the string L, and acceleration due to gravity, small g। ठीक है, find the expression for t, using डायमेंशंस कह सकते हो या यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, यूजिंग डायमेंशंस कह दीजिए, यूजिंग डायमेंशंस
या यूजिंग डायमेंशनल मेथड, एक ही बात है, ठीक। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम में डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, एम पे डिपेंड कर सकता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है इसकी लेंथ एल पे भी डिपेंड कर सकता है, और जहां पे वो जिस प्लेस पे, बनारस में, कानपुर में, ठीक है कि नहीं, या गुड़गांव में, कहीं पे भी जहां एक्सपेरिमेंट हो रहा है वहां पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कितनी है, इस पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है कि नहीं। तो अभी पता नहीं कि किस पर डिपेंड करेगा, किस पे नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, ठीक है कि नहीं। तो हम कहते हैं भैया हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कहते हैं कि आंसर में क्या करोगे आप, कहोगे कि लेट टाइम पीरियड जो है मास की पावर ए पे डिपेंड करती है, लेंथ की पावर बी पे डिपेंड करती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पे डिपेंड करती है। अगर जिस पे डिपेंड नहीं करेगी उसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। तो प्रोपोर्शनलिटी जो है, तो यानी कि टाइम पीरियड मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की पावर क्या है, सी पे डिपेंड करती है, कर सकती है, हमें पता नहीं है क्या है, ठीक है। और ये ए बी सी अगर हमें निकाल लें अगर हम, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो ये क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो के इंटू मास की पावर ए, लेंथ की पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर क्या हो गई, सी हो गई। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह देंगे। यहां ध्यान रखना कि मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, लिखोगे कि वेयर के क्या है, डायमेंशन, ये जो के है दैट इज डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बात समझे कि नहीं। तो वेयर के क्या है आपका, डायमेंशनलेस। ध्यान रखना ये वाला फार्मूला फ्लॉप हो जाएगा अगर हमें के की अगर कोई डायमेंशन अगर हो गई तो ये एप्लीकेबल फार्मूला नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं। ये फार्मूले तभी तक एप्लीकेबल रहते हैं जब तक कि इन पे जैसे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या रहते हैं, डायमेंशन लेस रहते हैं। तो ध्यान रखना क्या मैंने कहा, डायमेंशन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट, बट वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है। तो बट कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करेंगे, जैसे नहीं, अगर मान लो यही फार्मूला अगर आप ये वाला डेराइव करने बैठते तो आप कहते सर आपने तो कहा था कि वो डायमेंशन लेस होना है, ये तो डायमेंशन है इसकी। तो फिर आपसे मेंशन करेंगे वो लोग कि भैया कैपिटल जी की पावर ए पे, कैपिटल ए की एम की पावर बी पे, कैपिटल आर की पावर सी पे। तो प्रोपोर्शनलिटी अब जो नया एक कांस्टेंट निकलेगा ये डायमेंशन लेस होना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है कि नहीं। तो क्या लिखोगे, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स वी गेट, राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स वी गेट, दोनों तरफ की डायमेंशन लिखो। ये टी क्या है आपका, टी फॉर क्या था, टाइम था, ठीक है। तो यहां पे खाली टी भी कह सकते थे हम, यहां पे टी कह सकते थे इक्वल टू कह, लेकिन हमें दोनों साइडें बेटा कंपेयर करनी पड़ती हैं। तो कंपेयर करनी पड़ेगी तो हम m की पावर 0, l की पावर 0, किसी की पावर 0 करने पे 1 हो जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और t की, ये जो t है इसकी t की पावर 1, तो हमने लेफ्ट साइड है ये t जो है t की पावर क्या हो गई बेटे आपकी, ठीक है। तो के क्या बताया था बेटा, ये जो के है, ये जो के है, के क्या है, डायमेंशन लेस। ये जो बेटा डायमेंशन लेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। तो क्या करोगे, तो जब डायमेंशन नहीं है तो नहीं लिखते हैं। मास की कितनी होगी, m की पावर क्या होगी a, लेंथ क्या होगी l की पावर क्या होगी b, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g क्या होगा बेटा, lt माइनस 2 हो जाएगा, की पावर क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की क्या होगा, lt माइनस 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो m की पावर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम आगे फर्दर कि m की पावर 0 बच्चों, l की पावर 0, t की पावर क्या है 1 है, इक्वल टू m की पावर a
पहले लिख दो एल की पावर क्या है बी। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो एक ही ब्रैकेट में एक ही स्टेप में ये पावर लिख दोगे। टिल देन क्या करोगे आप, धीरे धीरे वन बाय वन एक दो स्टेप एक्स्ट्रा भी लिख लो, कोई बात नहीं। एम की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर क्या है सी, सी और टी की पावर क्या है -2 की सी से मल्टीप्लाई -2c। ये कामा लगा है ऊपर वाला का होगा, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे एक कामा लगा हुआ है। तो दैट इज एम की पावर क्या है 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1 इक्वल टू एम की पावर क्या है ए, एल की पावर बी, एल की पावर बी और एल की पावर सी मल्टीप्लाई होने पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी बी प्लस सी। टी की पावर क्या हो गया -2c हो गया। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स करोगे, अब कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट क्या हो जाएगा बेटा, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट ए की वैल्यू क्या है बेटा 0, कोई दिक्कत नहीं भाई। एम की पावर ए, यहां एम की पावर 0, यहां बी प्लस सी, यहां एल की पावर बी प्लस सी, यहां एल की पावर 0, यानी बी प्लस सी क्या है 0, फर्स्ट इक्वेशन कह दो। यहां टी की पावर -2c, यहां टी की पावर 1 है बेटा, तो यहां पे -2c इक्वल टू 1 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी -1/2 होगी, ठीक है कि नहीं। बाई फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये सी की वैल्यू -1/2 फर्स्ट में डालिए तो क्या होगा बी -1/2 इक्वल टू क्या होगा 0, तो बी इक्वल टू कितना हो गया हाफ। तो आपने क्या देखा कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू हाफ और सी की वैल्यू क्या निकल आई -1/2, ठीक है कि नहीं। अब क्या करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन थी बेटे, ये इक्वेशन 1, इसमें हम ये वैल्यू डालेंगे, लिखोगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी, वैल्यू ऑफ ए कमा बी एंड सी इन इक्वेशन ए में। क्या डालोगे ए में, टी इक्वल टू कितना के, मास की पावर क्या है 0, लेंथ की पावर क्या है बी कितना है बेटा, बी कितना है आपका हाफ आया था, और जी की वैल्यू क्या है आपकी, जी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है बेटे, सी की वैल्यू क्या है -1/2, ए की वैल्यू क्या है, इसमें क्या था ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू हाफ और सी की वैल्यू क्या है -1/2 है ना। किसमें हम डाल रहे हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन कौन सी इक्वेशन ए, इक्वेशन ए आपकी ये थी, ध्यान रखना ये वाली इक्वेशन, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी ब्रेक करके के लगाया था उसको इक्वेशन ए कहा था हमने, ठीक है बेटा। तो दिस इंप्लाइज की टी इक्वल टू के, किसी की पावर 0 का मतलब होता है उस पर डिपेंड ही नहीं करती है, तो मास की पावर 0 मतलब डिपेंड ही नहीं करती है। किसी की पावर 0 क्या होती है, वैसे भी 1 हो जाती है बेटा, है ना। अच्छा जी की वैल्यू क्या थी, ये जो जी की वैल्यू क्या थी -1/2 थी, ध्यान रखना। जी की वैल्यू क्या थी, जो सी था वो कितना था -1/2, यहां पे लगा देना, ठीक। मास की पावर ए जो कि 0 निकला, एल की पावर बी जो कि हाफ निकला, जी की पावर सी जो कि -1/2 निकला, ठीक है। तो किसी की पावर 0 हो गया, 1 हो गया, एल की पावर हाफ हो गई, ओके, जी की पावर -1/2 नीचे ले आओगे +1/2 हो गया। आपको पता है कि किसी की पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। आपको याद होगा कि बेटे कि अंडर रूट एक्स क्या होता है आपका, अंडर रूट एक्स क्या होता है, अंडर रूट एक्स एक्स की पावर हाफ कहते थे ना, याद करिए आप, ठीक है। तो ये टी इक्वल टू क्या होगा के, एल की पावर हाफ का मतलब अंडर रूट एल, जी की पावर हाफ का मतलब जी की पावर अंडर रूट जी, ठीक। इनको एक साथ लिख दोगे क्या होगा के अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर आप यहां तक भी डेराइव कर देते हैं तो आपका स्कूल टीचर आपको पूरे मार्क्स देगा, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि के डायमेंशनल, ये ड्रॉबैक है डायमेंशन का कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस वी कैन नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इस के की वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं इस डायमेंशनल मेथड से, तो आप यहीं पे छोड़ देना। बट अगर आपको पता है जैसे कि के की वैल्यू 2π तो आप लिखोगे फिर आप, ठीक है, आप लिख सकते हो। अब ये फार्मूला आ गया। अब हम यहां पे लिखेंगे कि बाय सम अदर इंफॉर्मेशन, क्या लिखोगे, बाय सम अदर इंफॉर्मेशन, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया होगा, कुछ भी किया होगा, ठीक है कि नहीं। बाय सम अदर इंफॉर्मेशन the value of k is found to be 2π। पता चलता है कि किसी और इंफॉर्मेशन से पता चला 2π है, लेकिन डायमेंशन से नहीं पता चला, ठीक है कि नहीं। तो k की वैल्यू कितनी निकली 2π, तो यहां पे डाल दो। देयरफॉर वी कैन राइट t इक्वल टू कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 2π अंडर रूट एल अपॉन जी।
तो बच्चों आपने इस तरीके से देखा कि डायमेंशन की हेल्प से आपने फार्मूला डेराइव कर दिया इसका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है कि नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है कि नहीं, और वो आपको जो है आपको डेराइव करना है, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जांपल हम यही करते हैं कि सपोज ये एक बॉडी है, ये सर्कल में घूम रही है, इसका मास क्या है m, इसकी स्पीड कितनी है सर्कल में v, रेडियस कितनी है r है, ठीक है, और ये चक्कर लगा रही है। तो इस पे सेंटर की तरफ क्या होगा, एक सेंट्रीपेटल फोर्स होगा अंदर की तरफ, समझे कि नहीं। वो फोर्स हमें निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो ए बॉडी ऑफ मास कह सकते हो कि ए बॉडी ऑफ मास m, ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ए बॉडी ऑफ मास m is revolving in a circle of radius r, circle in a circle of radius r, ठीक है कि नहीं, radius r with speed with uniform लिखना, with uniform speed v, find the expression for the centripetal force on the body, centripetal force, find the expression for the centripetal force on the body, ठीक है कि नहीं। ये क्वेश्चन है आपका, फिर से बता देते हैं कि m मास की बॉडी v स्पीड से r रेडियस के सर्कल में चक्कर लगा रही है, तो इस पे सेंटर की तरफ क्या होगा, एक फोर्स लगेगा। वो उस फोर्स के लिए हमें एक फार्मूला डिराइव करना है, कैसे करेंगे। तो मैं आपको क्या करता हूं कि मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, वीडियो को रोक लो और उसके बाद जो है ना सॉल्व करो, और तब तक मैं सॉल्व करूं, और जब आप सॉल्व कर लें तो फिर वीडियो कंटिन्यू कर देना, आप देख लेना, चेक करना कि सही है कि नहीं आपका सही है, ठीक है बेटा। तो लेट एफ सेंट्रीपेटल फोर्स, मास की पावर किस पे डिपेंड करता है, ए पे, स्पीड की पावर बी पे, और रेडियस की पावर क्या है, सी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, तो एक कांस्टेंट के लगा दिया, मास की पावर ए, वी की पावर क्या होगा बी, और आर की पावर क्या हो गया सी हो गया। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ए हो गई। वेयर, ठीक है कि नहीं, के क्या है आपका, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, बात समझे कि नहीं। वेयर के क्या है, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर। अच्छा ठीक है बेटा, तो राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स, ठीक है। वी गेट तो वेयर के क्या है बेटा, डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। राइटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों तरफ की डायमेंशंस लिखेंगे इस इक्वेशन में हम। तो क्या हो जाएगा बेटा कि एफ क्या है, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2 में हम M1 L1 माइनस 2 लिख देंगे। के डायमेंशनलेस है तो इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं। मास स्मॉल m की क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कैपिटल M A। वेलोसिटी क्या हो गया, LT माइनस 1 हो गया बेटा। LT माइनस 1 की पावर क्या हो गया B। R कितना है आपका, R क्या मीटर में मेजर करोगे, रेडियस है, तो क्या हो जाएगा L की पावर क्या हो जाएगी बेटे, L की पावर क्या हो गई C, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर क्या हो गया -2 इक्वल टू M की पावर A, L की पावर B, T की पावर -B, L की पावर C एक साथ लिख दो। ये हो जाएगा आपका M की पावर 1, L की पावर 1, T -2 बेटा इक्वल टू M की पावर A हो गया, L की पावर कितना है
सॉरी एल की पावर बी, हाँ एल की पावर बी और एल की पावर सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया बेटा, और टी की पावर क्या है, माइनस बी हो गया। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो गई। ओके, ए की वैल्यू ए इक्वल टू 1 हो गया बेटा। बी प्लस सी किसके बराबर है, 1 के बराबर। फर्स्ट माइनस बी किसके बराबर है, -2, यानी कि माइनस माइनस काट दोगे, बी इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। बाई फर्स्ट करोगे, बी की वैल्यू 2 इसमें डाल दोगे तो क्या होगा, 2 प्लस सी इक्वल टू कितना, 1। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, 1 में से 2 हो जाएगा -1 बेटा, 2 उधर भेजोगे -2, 1 - 2 -1 हो जाएगा, ठीक। तो इन सबकी ए बी सी की वैल्यू उठा के किसमें डाल दोगे, ये जो आपका ए बी सी की वैल्यू, ये वाली इक्वेशन है ना आपकी, ए आ गई बी आ गई सी उठा के इसमें डालोगे तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन ए। तो बाई इक्वेशन ए क्या हो जाएगा आपका, एफ था कितना आपका के, मास की पावर क्या है ए, वेलोसिटी की पावर क्या थी बी, और आर की पावर क्या थी सी था। तो वैल्यू डालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ के एम की पावर, मास की पावर ए कितना बेटा 1 है, वेलोसिटी वी की पावर कितनी है 2 है, और आर क्या है आपका, आर की पावर -1, नीचे ले आओ, ठीक है। तो के एम बी स्क्वायर अपान क्या हो गया, आर हो गया, ठीक। के एम बी स्क्वायर अपान क्या हो गया, आर हो गया। वैसे तो यहीं पे छोड़ देना, तो लिखोगे बाई सम अदर इंफॉर्मेशन, के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी, बाई सम अदर इंफॉर्मेशन, some other information, the value of k is found to be, the value of k is found to be 1, ठीक है कि नहीं। तो therefore क्या हो जाएगा, therefore जब f k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो f इक्वल टू क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर, ये आपका सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है कि नहीं। आई होप कितना इजी है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड यूज करने जा रहे हैं बेटा। थर्ड क्या है यूज, सी टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम, to convert units from one system to other system। जैसे कि सिस्टम कितने तरीके के, जैसे एक अगर हम कहें एमकेएस सिस्टम, तो एमकेएस में क्या होता है, लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकेंड में, तो एमकेएस हो गया। सीजीएस क्या होता है सिस्टम, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में, ठीक है कि नहीं, और टाइम सेकेंड में, तो सीजीएस हो गया। अगर एफपीएस की बात करें तो लेंथ फीट में, ठीक है, और मास किसमें, पॉन्ड में, और टाइम सेकेंड में। ये ब्रिटिश सिस्टम होता है एफपीएस, फुट पॉन्ड सेकेंड, ठीक है। तो इनमें से एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे याद रखना कि N1U1, अगर आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूनिट्स U1 में दे रखी है तो उसकी नंबर क्या होगी N1, और अगर U2 यूनिट सिस्टम कर दिया तो हो सकता है नंबर क्या होगा, N2 होगा। तो यहां पे N1 कितना होता है आपका, आप ऐसे कर सकते हो कि या N2U2 इक्वल टू क्या हो गया, N1U1 हो गया, ऐसे लिख दो। N2U2 कितना हो गया आपका, M की पावर B, समझे, L की पावर B, ठीक, और T की पावर B इक्वल टू N1। U1 क्या है आपका, U1 जो है आपका M की पावर A, ठीक है, M की पावर B, इसको रोक देना यहां पे, ठीक है। तो बेटे हम लोग थर्ड एप्लीकेशन करने वाले हैं, थर्ड यूज, टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जैसे एमकेएस सिस्टम हो गया, जिस सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, ठीक है कि नहीं। तो एम क्या है, मीटर, लेंथ मीटर में,
मास किलोग्राम में, टाइम सेकेंड में, तो एमकेएस सिस्टम, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में सीजीएस सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम होता है जो मेजरमेंट का, वो क्या होता है फुट पॉन्ड सेकेंड, लेंथ फुट में और मास पॉन्ड में और टाइम सेकेंड में अगर है, ठीक है। तो इसके लिए आप ऐसे याद रखिए कि N1 U1 इक्वल टू कितना है N2 U2, ठीक है कि नहीं। अगर मान लो किसी सिस्टम में अगर ये यूनिट U1 में है, ठीक है कि नहीं, तो उसकी अमाउंट कितनी होगी N1 है, और अगर उसको U2 में कन्वर्ट किया तो कितना नंबर क्या होगा N2 के साथ में, मतलब N1 U1 N2 U2 के बराबर रहेगा। कैसे, देखो कि N1 U1 जो है आपका m की पावर a है ना, M1 a, L1 की पावर b, T1 की पावर c इक्वल टू N2। यहां पे क्या होगा, मास M2 में अगर मेजर करोगे तो ये क्या होगा a, L2 की पावर b और T2 की पावर क्या होगा c, ठीक है बेटा। इसको इस तरफ भेजोगे अगर आप तो क्या हो जाएगा आपका N2 इक्वल टू, इसके नीचे इसको भेजोगे और ये क्या कहोगे M1 अपान M2 की पावर a, L1 अपान L2 की पावर L1 अपान L2 की पावर b और T1 अपान T2 की पावर क्या हो जाएगी c हो जाएगी। तो ये ऐसे इससे फार्मूला याद रखना कि कौन किसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं बेटा हम लोग, इसी का एक एग्जांपल करते हैं कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू डाइन, ठीक है कि नहीं। तो कन्वर्ट 1 न्यूटन है ना इनटू डाइन, न्यूटन किसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, इनटू डाइन्स, ठीक है। तो क्या होगा बेटे कि आंसर में क्या लिखोगे कि ऐसे लिखोगे, न्यूटन वैसे क्या है, किसकी यूनिट, एसआई यूनिट है, और डाइन क्या होता है सीजीएस में फोर्स की यूनिट, एसआई सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में न्यूटन होती है और सीजीएस सिस्टम में डाइन कहते हैं इसको, ठीक है, डाइन, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, अब इसमें यहां पे लिखोगे कि न्यूटन इज द एमकेएस यूनिट ऑफ, न्यूटन इज द यूनिट कह दो, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स एंड द डायमेंशनल फार्मूला and the dimensional formula of force is MLT minus 2 है बेटे। ये वेयर A कितना है यहाँ पे 1 है, B कितना है आपके 1 है और C कितना है -2 है, ठीक है। तो यहां पे इसको क्या करने के लिए, यहां पे कौन सा सिस्टम था बेटे, एमकेएस सिस्टम था, ठीक है, और यहां पे कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस में। तो यहां लिखोगे M1 L1 T1 ऐसे लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे M2 L2 T2 लिख दोगे। आपको पता है कि M1 क्या है 1 kg है एमकेएस में, तो सीजीएस में क्या होगा ग्राम में मेजर करते हो, लेंथ कितनी होती है इसमें 1 मीटर में, तो यहाँ पे क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, टाइम कितना होगा 1 सेकेंड होगा, टाइम सेकेंड में ही होगा। एमकेएस में कितने न्यूटन है 1 न्यूटन, तो N1 कितना होगा 1 कहा जाएगा। अगर 5 न्यूटन अगर होते तो N1 5 कहते। N2 कितना हो गया आपका, ये निकालना है आपको, अभी फार्मूला बताया था क्या, N2 इक्वल टू N1 अंदर M1 अपान M2 की पावर क्या है A, L1 हम कर क्या रहे 1 न्यूटन जो कि एमकेएस सिस्टम में यूनिट है, उसको हम डाइन यानी कि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अगर मान लो 1 न्यूटन है तो डाइन कितने डाइन होंगे ये निकालना है हमें, ठीक है। तो मैंने बताया था N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर कितना है B, समझे, और T1 अपान T2 की पावर क्या हो जाएगा C हो जाएगा बेटा। N1 कितना है आपका 1, M1 है आपका 1 kg, नीचे M2 कितना है 1 ग्राम, A की वैल्यू कितनी है, A आपको पता है A1 B1 और C -2 था, देख लो चाहे तो, ये देखो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2 है ना, ये डायमेंशनल फार्मूला था ना, A1 B1 और C की वैल्यू -2 था, ठीक।
तो पावर क्या है, ए है। ए कितना है यहाँ पे 1 है। L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर की पावर बी कितना है आपका 1 है। T1 कितना है 1 सेकेंड है, T2 कितना है 1 सेकेंड है, सी कितना है आपका -2 है। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 kg का मतलब क्या हुआ 10 की पावर 3 ग्राम अपान 1 ग्राम की पावर 1। 1 मीटर क्या होगा आपका 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर की पावर क्या है 1। ये क्या हो गया 1 सेकेंड अपान क्या हो गया 1 सेकेंड की पावर -2। ठीक है, ग्राम से ग्राम काटो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए। तो कहने का मतलब है कि बड़ी वाली यूनिट को छोटी वाली यूनिट में पहले कन्वर्ट करो और फिर सेम यूनिट कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है बेटा, तो आप क्या देखोगे कि 1 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 1 है यहाँ। ओके, 10 की पावर 2 की पावर क्या है 1, और यहाँ 1 अपान 1 होगा 1 की पावर -2। 10 की पावर 3 की पावर 1 10 की पावर 3 रहेगी, 1 तो वही रहेगी मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा। तो आपने क्या देखा 10 की पावर 5। इसका मतलब कि 1 न्यूटन जो है 1 न्यूटन फोर्स 10 की पावर 5 डाइंस के बराबर है आपका। ठीक है कि नहीं, ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन देते हैं आपको कि कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग में कन्वर्ट करना है। ठीक है कि नहीं, तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। जूल किसकी एसआई यूनिट है, एमकेएस यूनिट किसकी है, वर्क की या काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी कह सकते हो आप, वर्क की कह दो। तो आंसर में क्या है, अच्छा अर्ग क्या है, ये एमकेएस यूनिट, अर्ग जो है सीजीएस यूनिट है। तो क्या करेंगे हम, कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि क्या लिखोगे, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ, इज द एसआई सॉरी एमकेएस यूनिट क्या हो, एमकेएस यूनिट ऑफ। ठीक है, एमके यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ वर्क, एंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज dimensional formula of work is ml square t minus 2। ठीक है कि नहीं, हियर a इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, b कितना है आपकी बार, कुछ नहीं लिखा होता तो अंडरस्टूड होता है कि वहां पे क्या होता है 1 होता है बेटा। तो m a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू क्या है -2। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या लिखोगे, यहाँ पे एमकेएस लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे सीजीएस। m1 इक्वल टू कितना हो गया 1 kg, L1 कितना हो गया 1 मीटर, T1 कितना हो गया आपका 1 सेकेंड। सीजीएस में क्या होगा, यही मास क्या होगा सीजीएस में मेजर करोगे तो ग्राम में, लेंथ किस में होगी सेंटीमीटर में, टाइम किस में होगा सेकेंड में होगा। 1 जूल यानी कि N1 पता है 1, लेकिन N2 पता नहीं। ठीक है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका N2 इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर क्या है A, L1 अपान L2 की पावर क्या है B, T1 अपान T2 की पावर क्या हो गया C। N1 कितना है 1, M1 की वैल्यू कितनी होगी 1 kg, M2 कितना है 1 ग्राम, A कितना है स्मॉल a कितना है 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर की पावर B कितना है आपका 2, T1 कितना है 1 सेकेंड, T2 कितना है 1 सेकेंड, C की वैल्यू क्या है -2। तो ये हो गया आपका 1 इंटू 1 kg कितना हो गया 10 की पावर 3 ग्राम, है ना। 1 kg को 1 kg में कितना हो गया 10 की पावर 3 1000 ग्राम होता है, तो 10 की पावर 3 ग्राम कर देंगे बच्चे, अपान 1 ग्राम की पावर क्या है 1, 1 मीटर क्या होगा 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपान 1 सेंटीमीटर की पावर 2, और ये 1 सेकेंड अपान 1 सेकेंड, काट दो सेकेंड सेकेंड, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल, 10 की पावर 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, ये 1 की मल्टीप्लाई तो वही रहेगी, इंटू 10 की पावर 2 के ऊपर 2 लगाए, 10 की पावर 2 के ऊपर 2 है तो क्या होगा 10 की पावर 4 हो जाएगा ना। अच्छा 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया आपका 10 की पावर 7 हो गया। तो आपने क्या देखा बेटा,
तो आपने देखा कि N2 कितना निकला आपका 10⁻7 आ गया। देयरफॉर 1 जूल जो है कितने अर्क्स के बराबर होगा, 10⁻7 अर्क्स के बराबर हो गया आपका। ठीक है बेटा। तो बेटे अब हम लोग करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है, इट स्टेट्स दैट ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी होंगी उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब वो एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल 5 kg में आप 3 मीटर नहीं ऐड कर पाओगे, ये सेंसलेस है बिल्कुल। लेकिन हाँ 5 kg में 3 kg ऐड कर दोगे, आप क्या कर दोगे, आपका क्या आ गया 8 kg आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आप 5 मीटर में 3 मीटर ऐड कर सकते हो 8 मीटर, लेकिन केजी और मीटर को आपस में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझते हैं हम है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द, ये मास्टर प्रॉब्लम है। अगर आपने ये प्रॉब्लम जो मैं करा रहा हूं ये समझ लिया तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे और जितनी प्रॉब्लम बेस्ड है वो सारी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B, C and D। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B C and D। क्या होगा आपका कि V इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T, A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T है, वेयर V क्या है आपका वेलोसिटी है और T टाइम है। ठीक है कि नहीं, T क्या है आपका टाइम है। ओके, फिर से इसमें हम आंसर में फिर से क्वेश्चन लिखेंगे। तो इसमें V इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T है, T टाइम है, V वेलोसिटी है, और हमें A B C D इन 4 पैरामीटर्स के डायमेंशनल फार्मूले चाहिए, हमको डायमेंशंस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, V इक्वल टू क्या था आपका A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T। एक चीज याद रखना कि एज ए होल इसकी और इस पूरे की, इन तीनों की डायमेंशन सेम होगी तभी तो ये ऐड हो रहे हैं, और तीनों की डायमेंशन ऐड होने के बाद किसकी डायमेंशन होनी चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, तो A की डायमेंशन वही होगी जो V की डायमेंशन होगी। ठीक है कि नहीं, तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V के बराबर, इसकी डायमेंशन सेम होगी और किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, जो कि किसके बराबर है, LT माइनस 1 होता है वेलोसिटी की डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ BT, हम चार्ट में डायमेंशन को डिम लिख रहा हूं मैं। ठीक है, डायमेंशन ऑफ BT इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ V, तो यानी कि B इंटू T की डायमेंशन क्या हो गई, T हो गई, और इधर क्या हो गया आपका LT माइनस 1 हो गया बेटा। तो T को नीचे भेजोगे तो क्या होगा, ठीक है, यहां से, हाँ जी, तो यहां से T को नीचे भेजोगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, LT माइनस 1 अपॉन T हो गया, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 2 हो गया। अब C की डायमेंशन से पहले D की डायमेंशन निकलेगी, D T में तभी ऐड होगा जब D की भी डायमेंशन वही होगी जो T की डायमेंशन होगी। ठीक है कि नहीं, तो लिखोगे डायमेंशन ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ D, सॉरी डायमेंशन ऑफ D इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T, तो D की वही डायमेंशन होगी जो T की, और T क्या है, टाइम है, तो T हो गया, समझे कि नहीं। डायमेंशन ऑफ C अपॉन D प्लस T इक्वल टू कितना हो गया, डायमेंशन ऑफ V, समझे कि नहीं। डायमेंशन ऑफ C अपॉन D प्लस T किसके बराबर है, डायमेंशन ऑफ V, C अपॉन D की वैल्यू क्या है, T प्लस क्या है, T, डायमेंशन ऑफ V कितना हो गया आपका, LT माइनस 1, तो C अपॉन क्या है, T प्लस T कितना हो गया, T हो गया, LT माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है बेटा, C अपॉन T प्लस T हो गया, T से इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, C की वैल्यू क्या होगी, LT माइनस 1 इंटू T,
तो सी की वैल्यू क्या हो गई, t-1 और t कितना हो गया बेटा, सी की डायमेंशन वही होगी, देखो डायमेंशन ऑफ इस पूरे की क्या होगी, किसके बराबर होगी, v के बराबर होगी। v की डायमेंशन क्या है, LT-1, c अपॉन d की डायमेंशन निकाल चुके हो आप, क्या होगा बेटा t, t प्लस टी क्या हो जाएगा, t ही रहेगा, इक्वल टू LT-1, इस t को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, LT-1 इंटू t-1 t कैंसिल हो जाएंगे, c की क्या हो गई, l हो गई। तो आपने इस तरीके से क्या देखा कि a b c d चारों की डायमेंशनल फार्मूले निकाल दिए आपने, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको करने के लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आईआईटी में 2-3 बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, नीट में कई बार आ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है वान डर वाल इक्वेशन का, तो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है, ठीक है कि नहीं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन कह दो या इन द वान डर वाल गैस इक्वेशन, वान डर वाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू RT, वेयर ये वान डर वाल गैस इक्वेशन होती है, यहाँ पे A स्मॉल a और स्मॉल b की डायमेंशन हमें चाहिए निकालनी है, वेयर P क्या है, प्रेशर है बेटा, प्रेशर ऑफ द गैस है, V क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, और R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, खाली सिंपली टेम्परेचर कह दो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आंसर में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ये जैसे फिर से लिख दिया हमने P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, ओके पहले लिख देंगे ऐसे, V माइनस बी इक्वल टू कितना, RT, इसका बेटे इस A अपॉन वी स्क्वायर इस पूरे का डायमेंशन, पूरी की डायमेंशन P के प्रेशर के बराबर होगा तभी तो ऐड होगा ये, तो डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, अगर ये इक्वेशन सही है तो सही है, तो इसका मतलब ये आपस में प्लस तभी हो रहे होंगे, प्लस क्वांटिटीज, जब इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या होगा, P, तो A अपॉन V फॉर वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब का स्क्वायर, प्रेशर का बताया था, प्रेशर का अगर भूल गए हो तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा, फोर्स होता है MLT-2, रटा हुआ होना चाहिए। अब एरिया क्या हो गया, L स्क्वायर, L से L काटा क्या हुआ, ML-1 T-2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ML-1 T-2 हो गया, देन L की पावर 3 टू जा क्या है 6, इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, A ML-1 T-2 L की पावर क्या हो गया, 6 हो गया बेटा, ठीक है बेटा, दैट इज A इक्वल टू ML-1, और देखो L की पावर 3 की पावर 2 क्या है, 3 टू जा 6 हो जाएगा ना, L की पावर 6 हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, -1 और +6 कितना होगा, L की पावर 5, T की पावर क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक। अच्छा वन थिंग मोर, अब एक चीज बताओ, ये V माइनस बी है ना, इसमें ये V माइनस बी, इस V में से B तब माइनस हो सकता है जब दोनों की डायमेंशन क्या हो, सेम हो बेटा, तो डायमेंशन ऑफ B इक्वल टू क्या होगा आपका, डायमेंशन ऑफ V, दिस इंप्लाइज कि B इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V क्या होता है, L क्यूब। तो आपने देखा कि A और B की भी आपने डायमेंशन निकाल ली आपने, ठीक है कि नहीं बच्चे। तो इस तरीके से आपने जो मेन टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, और अब आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको नीट से लेकर के IIT एडवांस तक के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसेंट के जो IIT एडवांस में भी आई हुई है प्रॉब्लम है, उन्हें करेंगे। प्लस एक ऐप है जो मैं सेकंड वीडियो में आपसे कहूंगा कि आप उसको डाउनलोड कर लें, वहां से असाइनमेंट मिल जाएंगे, सेम असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको वीडियो में भी दिखने लगेंगे आपको बच्चों, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत बच्चों।